Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to understand the chapter 1 of history class 10th NCERT. So chapter 1 was the rise of nationalism in Europe, जिसके 2 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं. नाउ द थर्ड पार्ट में हम जो सेकंड वाला पोर्शन है वो कवर करने वाले हैं, जिसका हेडिंग है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यानी कि जो राष्ट्रवाद की स्थापना हुई थी यूरोप में, यानी कि एक जो पूरा एक नेशनलिज्म की चाह जो थी वो लोगों में उस टाइम पे जो डेवलप हुई थी और कैसे इस वे में डेवलपमेंट हुए, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो if you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. मतलब अगर हम मिड 18th सेंचुरी का यूरोप देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि तब कोई नेशन स्टेट्स नहीं था, जैसे कि हम अभी जानते हैं. जैसे आज के लिए हम कैसे, जैसे हमारी कंट्री एक प्रॉपर पूरी बाउंड्री के साथ बनी हुई है और बाकी कंट्रीज भी जो है उनकी एक प्रॉपर बाउंड्री है, प्रॉपर टेरिटरी है, उनके लिए ये वेल डिफाइंड एरिया है कि ओके दिस इज आवर नेशन. तो ऐसा जो नेशन स्टेट का जो फॉर्मेशन था ना प्रॉपर, वो उस टाइम पर नहीं था. What we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdoms, duchies, and cantons whose rulers had their autonomous territories. अब हम जिस तरह से अभी हम जर्मनी को, इटली और स्विट्ज़रलैंड, इन सबको एक हमें पता है कि वो एक प्रॉपर एक कंट्रीज़ हैं जिनकी एक प्रॉपर बाउंड्री है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था. उस टाइम पे ये जो कंट्रीज़ थी वो बहुत सारी छोटी छोटी अलग अलग किंगडम्स में, डचीज़ और कैंटन्स में डिवाइड थी और उस हर एक किंगडम का अपना अपना एक रूलर था. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people. मतलब एक एक कैटेगरी में, एक एक किंगडम में, हर किंगडम में अलग अलग डाइवर्सिटी के साथ, मतलब अलग अलग नेचर के और अलग अलग टाइप के लोग रहते थे. और ये थे अंडर मोनार्ची यानी कि मतलब पूरे एक राजा का शासन जो हम बोल सकते हैं वो उस टाइम पर वहाँ पर था. दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर. वो आपस में उनकी कोई यूनिटी नहीं थी और वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के साथ नहीं दिखते थे, या एक उनका एक कल्चर जो था वो कॉमन नहीं था. सब अपने आप में अपने आप को एक अलग समझते थे, सब अपने आप को डिफरेंट और सुपीरियर समझते थे. वहाँ पर कोई मतलब एक यूनिटी का फॉर्म था ही नहीं. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. हमेशा वो लोग हमेशा ये देखा गया था कि वो लोग अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग अपने ग्रुप्स को बिलोंग करते थे, यानी कि सब एक अलग अलग ग्रुप बनाकर एक तरह से रहा करते थे. The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German-speaking. अब जैसे हम एक हैब्सबर्ग एम्पायर की बात करते हैं, जो ऑस्ट्रिया हंगरी की रीजन में जो उस टाइम पे रूल करता था. ऑस्ट्रिया और हंगरी कंट्रीज हैं, तो उस टाइम पे जब ये रूल करता था तो फॉर एग्जांपल वाज अ पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल. वो एरिया ही काफ़ी तरह के अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग एक तरह से कल्चर के लोगों का वहाँ पर बसावट थी. और इसमें बहुत सारे अल्पाइन रीजन, ऑस्ट्रिया और सडनलैंड के ऐसे काफ़ी एरियाज थे जो मेनली थे जर्मन स्पीकिंग, यानी कि मेनली वहाँ पर जर्मन बोली जाती थी. इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लंबार्डी एंड वेनेटिया. मतलब वहाँ पे उस एरिया में ऐसे भी थे तो काफ़ी लंबार्डी और वेनेशिया के एरियाज में काफ़ी इटालियन स्पीकिंग लोग भी रहा करते थे. वहाँ पर इटालियन भी कही जाती थी. In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. मतलब कि हंगरी में कुछ जो पॉपुलेशन थी, कुछ जो लोग थे वो मैग्यार भाषा का इस्तेमाल करते थे और बाकी कुछ डायलेक्ट्स हैं अलग अलग भाषाओं का. इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश. गैलिशिया में एरिस्टोक्रेसी मतलब एक तरह से जो वो अमीर साम्राज्य रहता है, जिसको हाई सोसाइटी पीपल एक तरह से आप बोल सकते हैं, अगर हम आज के ज़माने से कंपेयर करें तो वो लोग पॉलिश कहा करते थे. पॉलिश लैंग्वेज को यूज किया करते थे जो पोलैंड की है. Besides these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant people, Bohemians and Slovaks to the north, Slovenes to Carniola, Croats to the south, and Romans to the east in Transylvania. Such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding these diverse groups together was a common alliance to the emperor.
अब ये बात आती है कि इस टाइम पे जो पॉलिश जैसे गैलिशिया के लोग तो पॉलिश बोला करते थे, और इन 3 डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा यहाँ पे कुछ पीजेंट्स भी रहा करते थे ऑब्वियसली, तो उनकी लैंग्वेज एक तरह से अलग हो जाती थी। यानी कि हर जगह पे हर एक मतलब क्या बोलते हैं, हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरह से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे, और इनकी अलग अलग कल्चर वाले लोग रहा करते थे, और इनकी आपस में कोई यूनिटी नहीं थी, एक पॉलिटिकल यूनिटी भी नहीं। सिर्फ एक ये बात थी कि हाँ ओके, देवर अलाइंस टू द एम्पर, मतलब हर कोई किसी एम्पर के नीचे काम कर रहा था, या हर कोई किसी एम्पर के नीचे रह रहा था। इन पर हर एक ना एक कोई राजा शासन कर रहा था, बस। इसके अलावा उनमें कोई कॉमन चीज नहीं थी। बाकी सब अपने आप को एक डिफरेंट कैटेगरी का मानते थे, और उनके आपस में यूनिटी भी बिल्कुल भी नहीं थी। अब साइड में ब्लू बॉक्सेस में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे के रखी हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है फॉर द 1 मार्क क्वेश्चंस और द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो नीचे वाले सेक्शन में हम आते हैं, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। यानी कि एरिस्टोक्रेसी वही हाई सोसाइटी पीपल या फिर जो अमीर लोग एक तरह से, और न्यू मिडिल क्लास यानी कि उस टाइम पे जो मिडिल क्लास कैटेगरी के जो लोग, उनकी बातें भी की गई है। तो उन दोनों के क्या डेवलपमेंट था, कैसा था, सब कुछ पढ़ते हैं। Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. क्या या तो हम सामाजिक रूप से बात करें या फिर राजनीति के रूप से, दोनों जगहों पर जो एरिस्टोक्रेट्स थे, उनका ही ज्यादा दबदबा था। The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned estates in the countryside and also townhouses. अब इन लोगों का जो एरिस्टोक्रेट क्लास के मेंबर्स थे, जो अमीर लोग थे एक तरह से, वो आपस में एक तो यूनाइटेड थे और दूसरा रीजनल डिविजन से, और वो काफी मतलब टाउन हाउसेस और काफी जगहें जो हैं वो एक उनकी ओनरशिप में थी। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। वो अपनी हाई सोसाइटी में और एक तरह से डिप्लोमेसी या क्या बोलते हैं कि एक राजनीति तरीके से करने के लिए वो एक फ्रेंच को यूज किया करते थे, मतलब एक तरह से अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। उनका आपस में कनेक्शन थ्रू मैरिज होता था, यानी कि उनकी आपस में शादियां होती थी, तो उनका एक तरह से एक रिलेशन बना रहता था। This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. The majority of the population was made up of the peasantry. लेकिन ये जो एक अमीर लोग थे या जो एरिस्टोक्रेट्स थे, उनका दबदबा काफी था, लेकिन वो नंबर्स में कम थे, क्योंकि ज्यादा जो थे वो पीजेंट्स थे, यानी कि बाकी जो आम लोग थे। To the west, the bulk of land was formed by tenants and small owners, while in eastern and central Europe, the pattern of landholding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. तो वेस्ट के साइड में जो था वहाँ पे बल्क ऑफ मतलब जो क्या बोलते हैं कि स्मॉल ओनर्स और जो टेनेंट्स थे, यानी उनके जो किराएदार थे, या फिर या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग थे, वो वहां पर कल्टीवेशन किया करते थे। और बाकी का जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का हिस्सा था, वहां पर सर्फ्स यानी बोल सकते हैं कृषिदास, यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड पर जो पूरा काम करते हैं, एक और इनकी स्थिति एक गुलाम की तरह होती है। On the next page, in the central part of the in western and parts of central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. मतलब वेस्टर्न और जो सेंट्रल पार्ट थे यूरोप के, वहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ दिखाई देती थी, और ट्रेड मेंट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस, यानी कि और व्यापार का मतलब वहां पर था टाउन्स की ग्रोथ और कमर्शियल क्लासेस whose existence was based on production for the market, और कमर्शियल क्लासेस की ग्रोथ जिनका मेनली यानी कि व्यापारियों की ज्यादा ग्रोथ, जिनका मेनली काम था ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना मार्केट के लिए। Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of the German states, it occurred only during the 19th century. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी यानी कि जो औद्योगिकरण था, इंडस्ट्रीज का डेवलप होना, वो इंग्लैंड में तो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, लेकिन फ्रांस और बाकी जर्मन स्टेट्स में ये 19th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हुआ। In its wake, new social groups came into being. A working class population and middle classes made up of industrialists, businessmen and professionals. अब इन न्यू सोशल ग्रुप्स का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कौन कौन थे? एक तो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, उसमें काफ़ी थी जो वर्किंग लोग थे पॉपुलेशन में से, वो मिडिल क्लासेस बनते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिजनेसमैन व्यापारी होते थे, प्रोफेशनल्स होते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, ये सब मिडिल क्लास फॉर्म करते थे। In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. Central और Eastern Europe के जो ये groups थे, वो
काफ़ी कम थे नंबर्स में 19th सेंचुरी के लेट तक. It was almost the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. अब ये जो ऐसे मोस्टली इनमें से काफ़ी लोग ऐसे तो जो एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लासेस हैं, मतलब ऐसे जो आज़ाद सोच रखने वाले, उन्होंने ये नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था वो इन्होंने ये डेवलप करना चाहा, जिससे और ये सब चीज़ों को हटाकर, और जो इसीलिए उन्हें काफ़ी इसके थ्रू उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन हुई. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. अब लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है. आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. अब अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पे ये लिबरल का मीनिंग क्या होता है, आज़ादी. तो यूरोप के टाइम पे ये जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी थी, ये इस टाइम पे अर्ली 19th सेंचुरी में वहाँ पे एक तरह से ये डेवलप हुई और आना स्टार्ट हुई. The term liberalism derives from the Latin root liber meaning free. ये liberalism word किससे बना है, Latin word liber से, जिसका मतलब क्या होता है, free यानी आज़ादी. For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. इसका मतलब होता है मिडिल क्लास लिबरलिज्म का कि हर कोई खुद एक फ्रीडम के साथ, हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक इंसान के लिए फ्रीडम, वो जो चाहे वो कर सके. दूसरा, लॉ के सामने, कानून के सामने हर कोई इक्वल है, चाहे वो राजा हो या रंक. पॉलिटिकली इट emphasized the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and a representative government through parliament. अब पॉलिटिकली इसका मतलब एक तरह से क्या था, कंसेप्ट, ये गवर्नमेंट का कंसेप्ट आना. जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये था कि लिबरलिज्म का आना एक तरह से कि प्रिविलेजेस का एंड होना, यानी कि जो बाय बर्थ प्रिविलेज मिलते थे, जैसे कि राजा का बेटा राजा बनता था, तो ये चीज़ जो थी इससे एंड किया जाए. और एक प्रॉपर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि राजा, अगर एक राजा फॉर एग्जांपल अगर कैपेबल है भी, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो सक्सेसर होगा वो भी प्रॉपर उतना ही कैपेबल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. इसीलिए एक प्रॉपर वहाँ पे थ्रू पार्लियामेंट एक प्रॉपर गवर्नमेंट की मांग थी जो लोगों के द्वारा ही इलेक्टेड हो. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. अब इक्वलिटी, लॉ के सामने इक्वलिटी का होना ज़रूरी नहीं था कि वो यूनिवर्सल सफरेज भी माने. सफरेज का मतलब था द राइट टू वोट. मतलब ये ज़रूरी नहीं था कि इक्वलिटी अगर लॉ के सामने आए तो राइट टू वोट भी होना चाहिए. यू विल रिकॉल दैट इन रिवॉल्यूशनरी फ्रांस, विच मार्क्ड द first political experiment in liberal democracy, the right to vote and get elected was granted exclusively to property owning men. अगर हम फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी टाइम की बात करें तो उस टाइम पे ये था कि लिबरल डेमोक्रेसी के लिए पहला ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि सिर्फ उन्हीं को राइट टू वोट होगा जो प्रॉपर्टी ओन करते हैं. मतलब ऐसे लोग जिनकी पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास लैंड है, सिर्फ वही वोट कर पाएंगे. Men without property and all women were excluded from political rights. मतलब ऐसे लोग, men and women, ऐसे men जो men, यहाँ पे मेन आदमी की बात हो रही है, पुरुष की. तो ऐसे लोग ऐसे पुरुष जो प्रॉपर्टी नहीं करते थे, उसके साथ साथ सारी विमेन को भी राइट टू वोट नहीं था. मतलब उनको कोई पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दिए गए थे. Only for a brief period under the Jacobin did all adult maids enjoy suffrage. जैकोबिन क्लब्स के अंडर ओनली कुछ टाइम तक सारे जो एडल्ट मेल्स थे उन्होंने ही इस राइट टू वोट का एंजॉय किया, बाकी किसी ने नहीं. हाउएवर द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स. अब नेपोलियनिक कोड जो आया था उसके बाद बाय नेपोलियन, उसने क्या किया कि इस सफरेज को लिमिट कर दिया, यानी एक तरह से उस पर कुछ रोक लगा दिया, उसको थोड़ा सा कुछ बंदिशों के साथ लागू किया. और उसने विमेन को क्या, और इस कोर्ट ने क्या किया कि विमेन को एक माइनर का स्टेटस दे दिया गया, और इसमें और उन्हें एक तरह से एक अथॉरिटी मान लिया गया उनके फादर्स की या उनके हस्बैंड्स की. मतलब उनके ऊपर एक तरह से जो ओनरशिप होगी वो उनके यहाँ तो फादर की, यहाँ तो फिर हस्बैंड की. Throughout the 19th and early 20th centuries, women and non-propertied men
ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब थ्रू आउट पूरी 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी का जो स्टार्टिंग था, विमेन और जो बिना प्रॉपर्टी वाले मैन थे, उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया और उन्होंने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की मांग करी। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital. अब इकोनॉमिक स्फीयर, अगर हम इकोनॉमिक चीज़ों की बात करें तो लिबरलिज्म का, उसमें अगर इकोनॉमिक सेक्टर की हम बात करें तो उसमें लिबरलिज्म का मतलब क्या था? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मतलब कि एक व्यापार करने की आज़ादी। और उसमें उसका ये भी मतलब था कि ये जो स्टेट के द्वारा लगाई हुई बंदिशें थी, चाहे गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाने या पैसा पहुंचाने के, तो उन चीज़ों को हटा दिया जाए, उन बंदिशों को हटा दिया जाए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस। अब 19th सेंचुरी के दौरान ये जो नया मिडिल क्लास उभर रहा था, इसकी ये स्ट्रॉन्ग डिमांड थी। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अगर हम एग्जांपल लें जर्मन स्पीकिंग लोगों का, जो 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ये चीज़ें जो आई थी, नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। मतलब नेपोलियन की अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर की बात करें तो उसमें वो एक तरह से ग्रुप था, बोल सकते हैं, 39 स्टेट्स का। ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स। मतलब हर उस 39 स्टेट में हर एक स्टेट में की अपनी करेंसी थी, अपने वेट्स और मेजर्स से, मतलब अपना नापने की एक तरह से यूनिट्स बोल सकते थे। A merchant selling in 1833, traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. मतलब एक अगर हैम्बर्ग से नरेम्बर्ग तक कोई एक मर्चेंट अगर ट्रैवल कर रहा हो 1833 में, तो उस टाइम पे उसको 11 कस्टम बैरियर्स के थ्रू, मतलब 11 कस्टम रुकावटों के थ्रू जाना पड़ता था, और उसको 5% हर एक पे, यानी कि हर उन 11 कस्टम बैरियर्स पे उसको 5% ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। ड्यूटीज वर ऑफन लेवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। और ये ड्यूटीज मोस्टली किस तरह से लगाई जाती थी? हर एक उस सामान के वेट या मेजरमेंट पे। As each region had its own system of weights and measures, this involved time consuming calculation. अब जैसे कि हर एक स्टेट का अपना अलग अलग वेट और मेजर था, तो इसीलिए एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन बन जाती थी। The measure of cloth, for example, was the LA, which in one region stood for a different length. An LA of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth, in Mainz 55.1 centimeter, in Nuremberg 65.6 centimeter, and in Freiburg 53.5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे एक मेजरमेंट दी गई, मतलब एक यूनिट अगर LA थी तो उसका मेजरमेंट अलग अलग होता था अलग अलग जगहों पे। जैसे कि बहुत सारे टाउन्स के यहाँ पे नाम दे के रखे हैं, स्टेट्स के, सॉरी, और उनका हर एक LA वहाँ पर हर अलग अलग जगह पे अलग अलग मेजरमेंट का है। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes, who argued for a creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital. अब ऐसी conditions जो थी वो एक तरह से economic exchange के लिए बहुत ही ज़्यादा obstacle बन जाती थी, because it was not possible for them कि वो एक जगह से दूसरी जगह इतना ड्यूटी पे कर व्यापार करें, जिससे चीज़ों की कॉस्ट भी बहुत महंगी हो जाती थी। तो इस कारण भी उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता था, और इसीलिए उनकी ये काफ़ी मांग चलती रहती थी इन क्लासेस की कि हमें एक अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स मिले, जैसे कि लोग बिना इतनी बाधाओं के आसानी से एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान ले जा सकें। इन 1834 अ कस्टम यूनियन और Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by the most of the German states. अब 1834 में एक ही कस्टम यूनियन बनाया गया, जिसका जो एक प्रूशिया का इनिशिएटिव था, और ये बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने इस चीज़ को अग्री किया। द यूनियन abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. पहले जो इस यूनियन ने क्या किया, बहुत सारे जो टैरिफ के बैरियर्स थी, रुकावटें आ रही थी, उनको ख़त्म किया, और जो करेंसीज का एक ड्यूटी एक तरह से थी, उसको 30 से 2 कर दिया। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर stipulated mobility, harnessing economic interest to national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time.
अब इसी दौरान उन्होंने क्या किया है कि एक मोबिलिटी का संचार किया, जैसे कि मतलब प्रॉपर एक नेटवर्क ऑफ रेलवेज स्टार्ट किया, जिससे एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान हो गया और इससे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा पड़ा। और एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म की जो वेव थी, जो लहर थी, वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई। नेक्स्ट टॉपिक इज, सबसे पहले तो हम इस येलो बॉक्स को पढ़कर इसके बारे में जो इनबॉक्स है ये समझ लेते हैं। इकोनॉमिस्ट बिगेन टू थिंक इन द टर्म्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी. दे टॉक्ड ऑफ हाउ द नेशन कुड डेवलप एंड व्हाट इकोनॉमिक मेजर्स कुड हेल्प फॉक द नेशन टुगेदर. इकोनॉमिस्ट जो थे उस टाइम के, उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू किया नेशनल इकोनॉमी के बारे में कि पूरी नेशन की इकोनॉमी कैसे चलेगी और कैसे सब कुछ अर्थव्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने ये भी बात की कि नेशन किस तरह से, राष्ट्र जो है वो डेवलप कर सकता है और उसके लिए क्या क्या कदम है जो उठाए जा सकते हैं. Friedrich List, professor of economics at the University of Tübingen in Germany, wrote in 1834. एक प्रोफेसर जो थे वहाँ के इकोनॉमिक्स के, उन्होंने जो जर्मनी की यूनिवर्सिटी में वर्क, एक तरह से प्रोफेसर थे, तो उन्होंने ये 1834 में ये बात लिखी. The aim of the Zollverein is to bind the Germans economically into a nation. It will strengthen the nation materially as much as by protecting its interest externally as by stimulating its internal productivity. It ought to awaken and raise national sentiment through a fusion of individual and provincial interest. The German people have realized that a free economic system is the only means to end national feeling. अब उन्होंने ये चीज़ कही कि इस मेनली जो उनका यूनियन बना था उसका मेन इशू ये था और उसका मेन एक तरह से बोल सकते हैं उद्देश्य ये था कि जर्मन लोगों को इकोनॉमिकली बाइंड कर दें एक नेशन के लिए. जैसे हर कोई अपने अलग अलग स्टेट में अपनी एक अलग अलग अपने आप को एक देश मानकर वो जो अलग अलग बैठा हुआ है, तो उनमें एक सेंस ऑफ यूनिटी लाई जाए इकोनॉमिकली. बिकॉज ताकि अगर ट्रेड बढ़ेगा उनका आपस में, तो उनका आपस में एक तरह से इकोनॉमिक उनकी ग्रोथ हो पाएगी और इससे क्या होगा कि जो नेशन होगा वो स्ट्रेंथन होगा, वो एक तरह से इंटरनली एक्सटर्नली एक बहुत ही उभरेगा और एक तरह से अपने आप में सशक्त बनेगा. और इससे ये भी होगा कि लोगों के बीच में नेशनल सेंटीमेंट आएगा, यानी कि वो आपस में वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, साथ में अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी. और जर्मन के लोगों में एक फ्री इकोनॉमिक सिस्टम के कारण एक पूरी नेशन की तरह फीलिंग आएगी. मतलब उनको ये लगेगा कि ओके, इन 39 स्टेट्स के थ्रू हम अपना व्यापार कर सकते हैं, तो ना एक नेशन वाली फीलिंग आएगी कि ओके, ये पूरा हमारा ही राष्ट्र है. So let's get back to the new topic 2.3, a new conservatism after 1815. Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. अब जब नेपोलियन की हार हुई 1815 में, तो यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी उनके अंदर एक कंजर्वेटिज्म की भावना आ गई थी. Now what is conservatism? We can see that in the side box. A political philosophy that stressed the importance of tradition, established institution and customs and preferred gradual development to quick change. एक ऐसी राजनीति की फिलोसफी, यानी एक ऐसी सोच जो एक ट्रेडिशन, यानी जो चीज़ चली आ रही है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है और इसी इंटरेस्ट में वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और अलग अलग प्रथाओं की स्थापना करती है और वो ग्रेजुअल और वो ऐसा चीज़ जो प्रेफर करती है जिसमें धीरे धीरे चेंजेस हो, क्विक चेंज की बजाय. तो ये होता है कंजर्वेटिज्म. तो यूरोपियन गवर्नमेंट नेपोलियन की हार के बाद एक इसी फील्ड में आगे बढ़ी. Conservatives believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, the social hierarchies, property and the family should be preserved. अब उस टाइम के जो कंजर्वेटिव्स थे उनका क्या मानना था कि उन्होंने किया भी कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो लोगों के लिए और स्टेट के लिए एस्टेब्लिश करना चाहिए, जैसे जो चर्च और बाकी जो ऐसे प्रॉपर्टी ऑफ और ये सब जो उनकी ट्रेडिशनल प्रॉपर्टीज़ थी उन्हें ही लोगों को ये लागू करना चाहिए जिससे उनकी फैमिली और प्रॉपर्टी प्रिजर्व हो सके. Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could, in fact, strengthen traditional institutions like the monarchy. अब कुछ जो कंजर्वेटिव्स थे, यानी मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव्स, उनका ये मानना नहीं था कि हमें सोसाइटी को, समाज को वापस जैसे रिवॉल्यूशनरी के पहले प्री रिवॉल्यूशन टाइम जो था वहाँ पर ले जाना चाहिए, उसी दौर में ले जाना चाहिए, बल्कि उन्हें लगता था कि जो चेंजेस नेपोलियन के द्वारा लाए गए हैं मॉडर्नाइजेशन वाले, वो
क्या कर वो ये हेल्प करेंगे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स को भी मोनार्ची की तरह ही, जैसे पहले मोनार्चिकल गवर्नमेंट या मोनार्चिकल एम्पररिज्म जो था वो ये लोगों को स्ट्रेंथन करता था, उसी तरह से मॉडर्नाइजेशन भी करेगा ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को भी, यानी कि जो ट्रेडिशन चलता आ रहा था, प्रथाएं चलती आ रही थी, उनको भी वो स्ट्रेंथन कर सकती है अगर हम मॉडर्नाइजेशन के साथ भी चलते हैं तो। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, ये स्टेट पावर को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बना सकती है। A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of the Europe. अगर एक मॉडर्न आर्मी हम लेकर आए और एक प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी यानी कि प्रॉपर ऑफिसरशिप ये सब लेकर आए, एक प्रॉपर इकोनॉमी लेकर आए, तो ये यूरोप के मोनार्चीज को एक तरह से स्ट्रेंथन कर सकती है। In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. 1815 में यूरोपियन पावर्स जो थे, रिप्रेजेंटेटिव यूरोपियन पावर्स के जो मेन रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, वो थे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। ये वियना में एक जगह पर मिले और एक यूरोप के बारे में सोचने पर उन्होंने एक सेटलमेंट किया। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर डक मैटरनिच, और ये जो मेन इवेंट था वो किसने होस्ट किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर ने, जिनका नाम था ड्यूक मैटरनिच। द डेलीगेट्स ड्रू अप the treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in the Europe during the Napoleon Wars. तो उन लोगों ने जो एक ट्रीटी की यानी कि एक संधि की वियना की 1815 में, जिसमें उन्होंने क्या किया, मोस्टली चेंजेस जो हुए थे नेपोलियन वॉर के टाइम पे यूरोप में, वो चीज़ें वापस से अनडन कर दी, मतलब पहले जो चीज़ें हुई थी उन्हें हटा दिया। The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon. जो बॉर्बन डायनेस्टी थी उसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो चीज़ पहले उसके पावर से ले ली गई थी वो उसे वापस दे दी गई, और फ्रांस ने जो नेपोलियन के टाइम पे काफ़ी जो एम्पावर कर ली थी टेरिटरीज वो उसे गंवानी पड़ी। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपांशन इन फ्यूचर, और एक सीरीज ऑफ स्टेट्स बनाई गई बाउंड्री पे फ्रांस की, ताकि जो फ्रांस है बाद में एक्सपांड ना हो सके इतना। Thus, the Kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north, and Genoa was added to पेडमोंट इन द साउथ। जो किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स थे, बेल्जियम भी था उसमें, वो नॉर्थ में सेटअप की गई, गिनोआ की साउथ में। प्रूशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, while Austria was given control of northern Italy. तो प्रूशिया को नई नई इंपॉर्टेंट जो टेरिटरीज थी वो दी गई उसके वेस्टर्न साइड में, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दिया गया। But the German Confederation of 39 states that had been set up by the Napoleon was left untouched. लेकिन जो जर्मन टाइम पे जो 39 स्टेट्स जो उसकी थी, जो नेपोलियन ने एक सेटअप की थी, वो अनटच्ड, मतलब वो वैसी की वैसी ही छोड़ दी गई। In the east, Russia was given part of Poland, while Prussia was given to a portion of Saxony. The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. रशिया को पोलैंड, प्रूशिया को सेक्सोनी का दे दिया गया। द मेन इंटेंशन जो था उन लोगों का इस मोनार्चीज को सेटअप करने का, वो किया गया था, वो एक नेपोलियन ने जो ओवरथ्रो की थी, और एक नई कंजर्वेटिव ऑर्डर, मतलब एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर लाना यूरोप में, और जो नेपोलियन की गई चीजें थी उसको हटाना। Conservative regimes set up in 1815 were autocratic. They did not tolerate criticism and dissent, and sought to curb activities that questioned the legitimacy of the autocratic government. एक conservative regimes ने जो 1815 में जो सेटअप हुई थी, एक तरह से ऑटोक्रेटिक थी, वो क्रिटिसिज्म और डिसेंट को टॉलरेट नहीं करती थी, उनको वैसी चीज़ों को जो मतलब उनके ऊपर एक तरह से उंगली उठाता था, उन्हें क्वेश्चन करता था, उसे वो दबाना जानती थी। Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspaper, books, plays, songs, and reflected the ideas of liberty and freedom. उस टाइम पे वो एक ऐसी मतलब उनकी तूफानी चीज़ें चल रही थी, एक ऐसी उनकी एक्टिविटीज़ थी, इतनी पुरजोर और पावरफुल एक्टिविटीज़ थी, जिससे वो क्या करते थे, जो न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेस, सॉन्ग्स, जो जिसमें भी कोई अगर बोलने की कोशिश करता था उसे वो दबा देते थे, और न्यूज़पेपर्स पे और बाकी जो मीडिया थी, यानी जो भी एक
सेंस ऑफ या एक चीज़ जो थी जिससे वो लोगों तक बातें अपनी पहुंचा सकते थे, उस मीडियम को भी उन्होंने दबाकर ओवर पावर करना चाहा। फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो भी उन्होंने एक वो लिबर्टी या एक जो उन्होंने एक नया फ्रीडम का जो सेंस था उसे उन्होंने दबाना चाहा। The memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of press. अब ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक तरह से जो मेमोरी भी थी, लेकिन जो मेमोरी थी वो कंटिन्यूसली उन लोगों को इंस्पायर करती रही जो फ्रीडम चाहते थे। एक मेजर इशू जो था वो लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा टेकन लिया गया था, जिन्होंने इस नए कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिटिसाइज किया, और वो मेन चीज़ थी फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि उनके लिए एक मीडिया का फ्रीडम होना, मीडिया के लिए आज़ादी होना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज मीडिया वॉज द वन जो लोगों की आवाज़ या लोगों की दिक्कतों को सरकार तक पहुंचाने का एक जरिया होता है। Next, 2.4, the topic is the revolutionaries. During the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. अब 1815 के दौरान ये जो डर था खत्म होने का या दबा दिए जाने का, ये चीज़ लिबरल नेशनलिस्ट के को उन्होंने, जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे उनको इस चीज़ ने, इस डर ने अंडरग्राउंड होना पड़ा, यानी गायब होना पड़ा। सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेड द आइडिया। कई सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई जिससे यूरोप में, जिसमें रिवॉल्यूशनरीज या नए क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें ये आइडिया जो है वो स्प्रेड करने की कोशिश की जाए, सब में ये इस चीज़ का एक्सपांड करने की कोशिश की जाए। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical reforms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. इस मेन आइडिया का और इस रिवॉल्यूशनरी ट्रेनिंग का मेन एक पर्पस होता था कि मोनार्चिकल फॉर्म्स को अपोज करना, यानी उनके विरुद्ध खड़े होना। ऐसे मोनार्चिकल फॉर्म्स जो वियना कांग्रेस में उस टाइम की उस वियना संधि में बनाए गए थे, और लिबर्टी और फ्रीडम, आज़ादी के लिए लड़ना। Most of these revolutionaries also saw the creation of nation states as a necessary part of the struggle for the freedom. Mostly जो revolutionaries थे उन्होंने इस nation state की creation को एक necessary माना इस freedom के struggle के लिए। One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini. Born in Genoa in 1807, he became a member of the secret society of the Carbonari. As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. एक जो ये गिनोआ के रिवॉल्यूशनरी थे, उन्होंने, ये जिनका बर्थ 1807 में हुआ था, ये एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने थे। 24 की एज में उन्हें एक तरह से कारावास या बोल सकते हैं उसकी सज़ा में दाखिल कर दिया गया जब उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी एक्ट किया था। He subsequently founded two more underground societies, first Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Bern, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German states. इन्होंने कुछ दो और एक अंडरग्राउंड सोसाइटीज फाउंड की, एक यंग इटली मर्सिलीज में, दूसरी यंग यूरोप बर्न में, जिनके मेंबर्स भी उन्हीं की तरह यंग लोग थे जो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन के थे। Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind. So Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. It had to be formed into a single unified republic within a wider alliance of nations. This unification alone could be on the basis of Italian liberty. उनका ये मानना था कि भगवान ने इन नेशंस को बनाया ही इसलिए है ताकि ये एक नेचुरल यूनिट्स है मैनकाइंड की, और उनका ये मानना था कि भगवान ने भी उन्हें इसी तरह कुछ इसीलिए बनाया है ताकि वो नॉर्मल एक मैनकाइंड के यूनिट्स की तरह बनकर रह सकें। सो इटली को भी एक ये अलग अलग स्मॉल स्टेट्स या किंगडम्स का गढ़ बनकर रहने की बजाय उन्हें भी इटली को भी एक यूनिटी दी जानी चाहिए, यानी कि उनमें एक प्रॉपर एक वो नेशन बनना चाहिए। ये जो यूनिफिकेशन था ये सिर्फ इटालियन लिबर्टी से ही पॉसिबल था, यानी कि उन लोगों में अगर आज़ादी की भावना लाने पर ही ये चीज़ पॉसिबल हो सकती थी। फॉलोइंग इस मॉडल, सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड। उनकी इसी चीज़ से इंस्पायर होकर बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ जो थी वो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में भी बनाई गई। Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservative. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order.
अब जो इनको एक तरह से इनका जो विजन था, उनका मेन ये माना ही जाता था, उनका जो इतना एक एग्रेसिवनेस थी मोनार्ची के अपोजिशन में, और एक उनका जो व्यू था कि डेमोक्रेसी एक तरह से होनी चाहिए, और ये चीज़ कंजर्वेटिव पार्टी जो थी उसे डरा देती थी। और मेटरनिच जो उनके अपोजिट थे, उन्होंने उन्हें एक सोशल ऑर्डर, यानी एक सोशल ऑर्डर के लिए बहुत डेंजरस आदमी और डेंजरस उसका दुश्मन एक्सेप्ट किया था। So here is the end of the video. The next part will be uploaded soon. Hope you liked the video, and if you did, please like, share and subscribe, and do comment. I am waiting for your suggestions. Thank you so much.